हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी की तैयारी पर। और आज हम करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का पेपर जो हुआ था 28/8/2016 को। और हम इसके 100 के 100 क्वेश्चन आज सोल्व करेंगे। 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन हम आज इसके सोल्व करेंगे। और आपको इस पेपर का लिंक, इस पेपर की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को और लाइक कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, यदि 6 की पावर 2x इक्वल टू है 1296 की, तो x क्या होगा ये आपको बताना है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है, 6 की पावर 2x इक्वल टू है 1296। तो 6 अगर आप इस 1296 को देखो तो ये क्या है, 6 की पावर 4 है। अगर आप 6 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1296। तो अगर यहाँ पर आप देखो, अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाती है, इक्वल। ये रूल होता है मैथ के अंदर कि अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाती है, इक्वल। तो 2x किसके इक्वल हो गया, 4 की। और x की वैल्यू क्या आएगी, 4/2 डिवाइड करने के बाद 2। तो 2 ऑप्शन है बी। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो पहले का होगा बी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बिंदु तीसरे वृत्तपाद यानी क्वाड्रेंट में आता है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए वृत्तपाद यानी क्वाड्रेंट क्या होता है। क्या होता है, हमारे पास इस तरीके से एक वैल्यू होती है। इस तरीके से हम वैल्यूज देखते हैं। ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, ये हम x डैश एक्सिस मानते हैं और ये y डैश एक्सिस मानते हैं। और ये होता है इसका ओरिजिन, आप O मान सकते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे हम नंबर मान लेते हैं और वो इन्फिनिटी तक मान लेते हैं। और ऐसे ही y में यहाँ पर 1 2 3 इन्फिनिटी तक मान लेते हैं। और यहाँ पर होता है -1 -2 -3 -4 और ये भी हम माइनस इन्फिनिटी तक मान लेते हैं। यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 ऐसे करके माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यानी x डैश माइनस वाले हैं, y डैश भी माइनस वाले हैं और x और y पॉजिटिव वाले हैं। तो इस तरीके से जब x एक्सिस परपेंडिकुलर होता है y एक्सिस के, तो क्या होता है, ये 4 क्वाड्रेंट में बढ़ जाता है। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको क्या बताना है, तीसरे वृत्तपाद यानी तीसरे क्वाड्रेंट में कौन सा बिंदु आता है। तो बिंदु यहाँ पर 2 वैल्यू दी हुई है, एक तो 2 है एक 3 है। बस आपको ये देखना है, साइन देखना है, भी प्लस वाला आएगा माइनस वाला आएगा। तो इनमें से बस ये आगे की इनके माइनस प्लस बदले हुए हैं। हाँ, डी ऑप्शन में एक ये भी बदला हुआ है कि 0 से -2 है, तो वो देख लेते हैं कौन सा होगा। तो हम अगर देखें पहला क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे, यानी x भी पॉजिटिव होगा और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा, दूसरे क्वाड्रेंट में आपके पास माइनस होगा। जो पहली वैल्यू है, ये देखो x डैश आ गया, तो x क्या होगा, ऐसे होता है ना पॉइंट, p x y एक पॉइंट होता है। तो दूसरे में इसमें भी p की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखोगे, जो दूसरा क्वाड्रेंट होगा तो इसमें x की वैल्यू माइनस होगी और y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और तीसरे क्वाड्रेंट में देखो x डैश भी माइनस है और y डैश भी माइनस का होता है। तो तीसरे में क्या हो जाएगी, -x -y। और चौथे क्वाड्रेंट में क्या है, x तो पॉजिटिव है, ठीक है जी। तो इसमें क्या हो जाएगी, x तो पॉजिटिव है और y क्या है, ये देखो y क्या है, माइनस है, यानी y डैश वाली वैल्यू। तो इस तरीके से आपको बताना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होंगी वैल्यू, पॉजिटिव होंगी या माइनस। तो इसके हिसाब से आप अगर हम देखें तो इन्होंने पूछा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट तो ये है, इसमें क्या होता है, दोनों वैल्यू माइनस होती है। तो ऐसी कौन सा इनमें से ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें दोनों ही वैल्यू माइनस है। पहले में तो प्लस और एक माइनस है, एक माइनस एक प्लस है। तो यहाँ पर देखिए हम थर्ड जो ऑप्शन है हमारे पास, तो ये क्या है, दोनों ही माइनस है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट होंगे, यानी -2 -3 किस में होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। देख भी सकते हो -2 मैंने ऐसे लिखा भी हुआ है, -3, ये दोनों ही कहाँ पर होंगे, ये थर्ड क्वाड्रेंट में
आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दाहिने हाथ का शंख किस लेखक की रचना है? तो दाहिने हाथ का शंख किस लेखक की रचना है? तो ये है गुलाम हुसैन शाह। और इनकी एक और प्रसिद्ध रचना है, उसका नाम है राममाल। क्या नाम है? राममाल। अगर बात करें कृष्ण गोस्वामी की, तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जैसे दिवाकर और गुलाब कावली। और जयतराम की 25 पुस्तकें लिखी हुई हैं इन्होंने, 25 पुस्तकें लिखी हैं जयतराम ने। और सादुल्ला कहाँ के हैं? ये नूह के हैं। अगर इनकी बात करें, नूह के हैं, जो हरियाणा का एक ज़िला है। और इनकी प्रसिद्ध रचना है महाभारत। कौन सी है इनकी प्रसिद्ध रचना? महाभारत। और ये एक वरिष्ठ साहित्यकार है, वरिष्ठ साहित्यकार। तो थर्ड का आंसर होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 कितना होगा? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको? 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 कितना होगा? तो कैसे करेंगे? देखो, इसको पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या होगा? 1/2 प्लस 1/4। और अब क्या करना पड़ेगा? इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो क्या आएगा एलसीएम? 4 आएगा। और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 4 को करेंगे तो 1। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, और 4 नीचे। तो 3/4 अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3/4। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। चारे की गिरनी की एक निश्चित संख्या 35 पशुओं को 12 दिन के लिए पर्याप्त है। यदि हर पशु को 8 गिरनी चारा दिया जाता है तो वही मात्रा की गिरनी 42 पशुओं को रोजाना प्रति पशु 5 गिरनी देने से कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? तो कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी वो आपको निकालना है। तो क्या दिया हुआ है? 35 पशु हैं और 12 दिन तक उनको चारा दिया जाता है और एक पशु को मिलती है। तो गिरनियाँ निकलाएंगे अपने पास। गिरनियाँ कितनी हैं वो निकाल लो आप। तो ये आ जाएंगी 35 गुना 12 गुना 8 अपने पास, यानी वो निश्चित संख्या कितनी है? वो है इतनी, 35 गुना 12 गुना 8। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि अगर 42 पशुओं को, तो 42 पशुओं को 5 गिरनी प्रतिदिन दी जाए तो हमें दिन निकालने। तो दिन कैसे निकलेंगे? तो टोटल इतनी तो गिरनियाँ हैं, 35 गुना 12 गुना 8, और इसको डिवाइड कर दें। 42 पशु हैं और 5 गिरनी, तो दिन निकल आएंगे। तो क्या कैसे करेंगे इसको? देखो, 7 पंजे 35, 7 6 42, 6 दूनी 12, 5 एकम 5, 8 दूनी 16। तो कितनी आ गई गिरनियाँ? 16 गिरनियाँ, यानी ऑप्शन बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6। यदि आपको एक ट्रायंगल दी गई है ABC, उसमें से ABC एक कोण दिया हुआ है 90 डिग्री और एक BAC आपको दूसरा कोण दिया हुआ है 45 डिग्री, और एक लेंथ भी दी हुई है AB 1 सेंटीमीटर, और पूछा है साइन 45 डिग्री का क्या वैल्यू होगी। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो पहले क्या करें? एक राइट एंगल ट्रायंगल आप बना लें। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगी? ABC आप मान लेते हैं। तो आपको क्या दिया हुआ है? आपको क्या दिया हुआ है? एक एंगल दिया हुआ है, एंगल ABC कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर B कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और आपको एक क्या दिया हुआ है? BAC, आपके पास क्या दिया हुआ है? BAC, ये कितना है? 45। ये भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री लिख लेते हैं। और C क्या हो जाएगा? क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप तीनों कोणों को जोड़ेंगे, कोण A, कोण B और कोण C कितने होते हैं? 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये 90 है, ये 45, तो क्या बचा? 45। तो C की वैल्यू क्या होगी? 45। तो ये तो होगी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमारे पास क्या हो गया? कोण A कोण C के इक्वल है जो कि 45 डिग्री है। और क्या दिया हुआ है हमारे को? एक AB दी हुई है। AB कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो AB की लेंथ है 1 सेंटीमीटर।
मीटर। और आपको एक तो ये नहीं पता है, और BC जब ये कोण बराबर है तो लेंथ भी सेम हो जाएगी, ये BC भी इक्वल हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा 1 सेंटीमीटर। तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, AC नहीं है हमारे पास तो AC निकाल लेते हैं। AC कैसे निकलता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में AC का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू आपके पास है, AB कितना है 1 का स्क्वायर, BC भी कितना है 1 का स्क्वायर, और AC का स्क्वायर हमें निकालना है। तो AC का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, आप कहेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये भी 1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा 2। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2। तो ये हमारे पास जो x माना था, सपोज कर लिया था हमने, तो ये √2 आ गई है, तो निकाल देते हैं। AC की वैल्यू आ गई है √2। तो हमें क्या निकालना है, sin 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से पहले देखिए sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है हमारे पास, लंब की वैल्यू देखो, लंब क्या है अभी बताया तो मैंने, A भी लंब है, तो ये रहा लंब जिसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं, तो इसकी वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। और कर्ण की वैल्यू अभी आई है AC की, तो ये है √2, तो ये 1/√2 आ जाएगा, यानी sin 45 कितना होगा 1/√2 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, यदि दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। तो ये तो होता है गोले के आयतन का फॉर्मूला। और गोलों की दो गोले हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, तो मान लेते हैं दो गोले कौन से, माना दो गोलों की त्रिज्याएं जो हैं वो कितनी हो जाएंगी, त्रिज्याएं वो हो जाएंगी R1 R2, जिनका मान लेते हैं क्या है, जिनका मान 3x और 2x है। ठीक है जी। तो गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा, गोले का आयतन का अनुपात निकाल लेते हैं। तो पहले गोले का होगा 4/3 पाई, R की जगह वैल्यू रख दो, πr की R1 की क्यूब अनुपात 4/3 πr2 की क्यूब। तो इसको दोनों को कैंसिल आउट कर दो, 4/3 से 4/3 कट जाता है, पाई से पाई, तो R1 की क्यूब का अनुपात R2 की क्यूब के इक्वल होगा। तो R1 R2 की वैल्यू हमने इनका मान क्या माना था, जो दिया हुआ है 3:2, तो ये वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो। तो 3x की क्यूब अनुपात 2x की क्यूब, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 3 3 9 27 x की क्यूब, और 2 का हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 x की क्यूब। x की क्यूब से x की क्यूब कैंसिल आउट, तो 27:8 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन B 27.8 आएगा, ऑप्शन C नहीं है, ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, महिला साक्षरता दर किस जिले में सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता वाला। क्वेश्चन नंबर 8, महिला साक्षरता दर किस जिले में सर्वाधिक है। तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस जिले में है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B गुरुग्राम। तो महिलाएं तो सबसे ज़्यादा साक्षर हैं गुरुग्राम की। अगर बात करें पुरुष की, तो पुरुष कहाँ के साक्षर हैं, पुरुष हैं साक्षरता रेट जहाँ का ज़्यादा है वो है रेवाड़ी। ठीक है जी। और सबसे कम, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, सबसे कम कहाँ का साक्षरता दर है। तो सबसे कम साक्षरता दर है वो है कहाँ का, नूह का। कहाँ का, नूह, मेवात, नूह जिला है जो मेवात जिसका नाम है।
वो वहाँ का क्या है, सबसे कम साक्षरता दर है। क्वेश्चन नंबर 9, क्रायोजेनिक का मतलब क्या है? क्रायोजेनिक का मतलब होता है क्वेश्चन नंबर 9, क्रायोजेनिक का मतलब क्या है? क्रायोजेनिक का मतलब है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, बहुत निम्न तापमान पर अध्ययन करना। यानी किसी चीज के बारे में बहुत निम्न तापमान पर अध्ययन करना क्या कहलाता है? क्रायोजेनिक कहलाता है। अगर बात करें जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है प्लोटालॉजी। क्या कहलाता है? प्लोटालॉजी। ठीक है जी। और अगर बात करें जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 10 है, वनस्पति के द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त जल ज्यादातर इसके द्वारा हवा में विलीन होता है। ठीक है जी। जो वनस्पति यानी पेड़ पौधे हैं वो जड़ों से तो क्या करते हैं, पानी लेते हैं, और पत्तियों से क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, पत्ते की ऊपरी सतह से, पत्ते की निचली सतह से, फूलों की पंखुड़ियों से, तना से। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। पत्ते की ऊपरी सतह से क्या हो जाता है, पानी हवा में विलीन हो जाता है, और यानी इसके द्वारा वो पानी निकाल देते हैं। और पौधे क्या करते हैं, 90 से 95% क्या करते हैं, पानी को बाहर निकाल देते हैं। वनस्पति जो पानी होता है उसे हवा में छोड़ देते हैं, और सिर्फ 5 से 10% ही पानी का क्या करते हैं, खाना बनाने के लिए उपयोग करते हैं। और ये कहाँ से होता है, जो पत्तियाँ होती हैं, मान लो ये पत्तियाँ हैं, इसके ऊपरी सतह पर रंध्र होते हैं। क्या होते हैं? रंध्र, जिसको छिद्र भी बोलते हैं, जहाँ से पानी वो बाहर निकालते हैं, और यहीं से वो O2 और CO2 का एक्सचेंज भी करते हैं, यानी आदान प्रदान भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। और ये कब की थी? 1932 के अंदर। तो ये भी पूछा जा सकता है, न्यूट्रॉन ने चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कब की थी? तो 1932 में की थी। और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 1.67 × 10⁻⁻27 kg के, यानी किलोग्राम के इक्वल होता है। और रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? रदरफोर्ड ने खोज की थी प्रोटॉन की। किसकी खोज की थी? प्रोटॉन। और न्यूक्लियस की खोज जो हुई थी उसका भी श्रेय किसको जाता है? रदरफोर्ड को जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, सौर परिवार में निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर है? तो अधिकतम दूरी पर है वरुण, और सबसे नज़दीक है वो है बुध। कौन सा है? बुध। अगर मान लो ये सूर्य है तो इसके हिसाब से अगर हम ग्रह को लगाएं तो कैसे पता, आने वाले पेपर में भी आपके काम आएगा, ये कैसे होंगे। तो सबसे नज़दीक होगा बुध, फिर होगा शुक्र, फिर होगा पृथ्वी, फिर होगा मंगल, फिर होगा बृहस्पति, फिर होगा शनि, और फिर होगा अरुण, और फिर होगा वरुण को नेपच्यून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपच्यून भी कहते हैं। और अरुण को यूरेनस। अरुण को क्या कहते हैं? यूरेनस। कहीं इस तरीके से पूछ ले तो सूर्य की सबसे नज़दीक है बुध, फिर है शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है जी। तो इसके अनुसार सौर ऊर्जा जो सौर परिवार है उसमें कौन सा ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर है? तो अधिकतम दूरी पर होगा वरुण, सबसे दूर है। क्वेश्चन नंबर 13, मास्टर चंद्रकीराम का किस खेल से संबंध है? ऑप्शंस है मुक्केबाजी, पैदल चाल, कुश्ती या हॉकी। तो किससे संबंध रहेगा? मास्टर चंद्रकीराम का संबंध है कुश्ती से। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? मास्टर चंद्रकीराम का जन्म हुआ था हिसार के सिसाई गांव में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 9 नवंबर 1937 में हुआ था। और इनको 2 पुरस्कार मिले हैं। 1969 में इनको अर्जुन पुरस्कार, और 1971 में पद्मश्री मिला है।
तो मास्टर चंद्रकीराम का संबंध किस खेल से रहेगा? कुश्ती से। पहलवानी की करते थे, पहले मास्टर थे और फिर उसके बाद इन्होंने उसी के दौरान पहलवानी शुरू की। तो मास्टर चंद्रकीराम का संबंध कुश्ती से। क्वेश्चन नंबर 14, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जानकारी बांटने के लिए आपस में जोड़े जाने को कहते हैं। ऑप्शन है नेटवर्क, रूटर, सर्वर या पाइपलाइन। तो अगर दो या दो से ज़्यादा अधिक कंप्यूटरों को जोड़ना है तो हम उनको किसके द्वारा जोड़ते हैं? नेटवर्क। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? तो आदि बद्री का संबंध माना जाता है सरस्वती नदी से। और आदि बद्री कहाँ है? एक वन क्षेत्र है। कहाँ पर? यमुना नगर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16, खनिज संसाधनों में किस जिले की प्रमुखता है? तो वो है महेंद्रगढ़ की। सबसे ज़्यादा यानी अधिक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं महेंद्रगढ़ में। और कौन से पाए जाते हैं? एक है कैल्साइट। कौन सा है? कैल्साइट पाया जाता है। और एक है काइनाइट और एक है मैग्नीज और अभ्रक, अयस्क, ताम्र अयस्क। इस तरीके के खनिज कहाँ पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर कैसे जानते हैं? तो ऑप्शंस हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी सिंगल यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन सी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी जर्नल एप्लीकेशंस। तो किसके रूप में जानते हैं? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर के रक्त संचरण की खोज किसने की थी? तो मानव शरीर के रक्त संचरण की खोज की थी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे ने की थी। और अपनी पुस्तक डी मोटोकार्डिक्स, कौन सी पुस्तक में की थी? डी मोटोकार्डिक्स नामक पुस्तक में उन्होंने मानव शरीर के रक्त संचरण की खोज के बारे में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 19, विकलांग नागरिकों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है? ऑप्शंस हैं दिव्यांग, अपाहिज, सक्षम, अक्षम। तो उन्होंने कहा है दिव्यांग। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और ये उन्होंने अपने एक रेडियो प्रोग्राम मन की बात आता है प्रधानमंत्री जी का, तो उसके अंदर इन्होंने कहा था अक्षम लोगों को, यानी शारीरिक रूप से जो अक्षम हैं उनको क्या कहा था? दिव्यांग कहा था। मन की बात जो रेडियो प्रोग्राम आता है उस पर। और ये कब कहा था? 23 दिसंबर 2015 को उन्होंने 15वीं मन की बात की थी, जिसके अंदर उन्होंने विकलांगों को क्या नाम दिया था? दिव्यांग कहा था। क्वेश्चन नंबर 20, प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से किसका कार्य है? तो ऑप्शंस है पत्ता, फल, मूल, तना। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होता है? पत्ते से होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? जिसके द्वारा पौधे क्या करते हैं? पौधे अपना खाना बनाते हैं और पत्ते के द्वारा ये पॉसिबल होता है। और पत्ते के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके द्वारा पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के वर्तमान प्रधान न्यायमूर्ति हैं? तो ये 2016 का करंट का क्वेश्चन है, तो तब थे ऑप्शन नंबर बी टी.एस. ठाकुर। और अगर बात करें प्रथम न्यायमूर्ति कौन थे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। प्रथम न्यायमूर्ति थे H.J. कन्हैया। कौन थे? H.J. कन्हैया प्रथम न्यायमूर्ति थे। और अगर बात करें अब की 2021 में करंट से क्वेश्चन आता है, तब कौन है? तो अब है शरद अरविंद बोबड़े। तो भारत के जो अभी करंट के कौन है प्रधान न्यायमूर्ति, वो है शरद अरविंद बोबड़े।
क्वेश्चन नंबर 22, के चंद्रशेखर राव किस राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं? तो ये भी क्वेश्चन 2016 से आया है। तो ये थे किस राज्य के हैं? तेलंगाना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तेलंगाना के चंद्रशेखर राव क्या हैं? वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने 2 जून 2014 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 2 जून 2014 को। तो ये क्वेश्चन 2016 से आया, तो तब का क्वेश्चन है। के चंद्र राव क्या हैं? वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री थे, यानी 2014 में थे, अब नहीं है, 2014 में थे। क्वेश्चन नंबर 23, वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2016 किस नगर में आयोजित हुआ था? तो ये सबसे पहले प्रथम वैश्विक सम्मेलन हुआ था और ये हुआ था गुरुग्राम में। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, साल 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, जापान में होंगे। और अभी नहीं हुए थे, 2020 में भी नहीं हुए थे, क्योंकि ये कोरोना काल चला हुआ है, तो इसके चलते ये नहीं हो पाए। तो अब नई तारीख दी है आईओसी ने, वो दी है कब होंगे? 25 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में। ये 25 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच में ये खेल आयोजित होंगे। आईओसी ने नई डेट जारी की है। क्वेश्चन नंबर 25, रामायण में लक्ष्मण की पत्नी थी, तो रामायण में जो लक्ष्मण की पत्नी थी वो कौन थी? उर्मिला। और सीता किसकी पत्नी थी? रामचंद्र जी की पत्नी थी। रामचंद्र जी के छोटे भाई थे लक्ष्मण। और सुनैना कौन थी? वो कौन थी? उर्मिला। और सीता की क्या थी? माता। ठीक है जी। और ये दोनों उर्मिला और सीता किसकी पुत्री थी? राजा जनक की पुत्री थी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 26, कालका नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, H22 पर स्थित है। और इस राजमार्ग की जो लंबाई है वो 2.8 किलोमीटर है। ठीक है जी। और इस पर एक तो कालका है और एक पिंजोर राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, रेगिस्तान रहित महाद्वीप है, तो रेगिस्तान रहित महाद्वीप कौन सा है? तो वो है यूरोप, जहां पर क्या नहीं है? यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें रेगिस्तान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में बनी पहली 3D फिल्म है, तो इनमें से कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी, माई डियर कुटी चातन। ये एक मलयालम फिल्म थी और ये आज से 27 साल पहले रिलीज हुई थी। और कब हुई थी रिलीज? 24 अगस्त 1984। और इसका हिंदी में डबिंग की है, हिंदी के अंदर जो बनी है उस फिल्म का नाम है छोटा क्षेत्र। ये भारत की पहली 3D फिल्म थी, माई डियर कुटी चातन, मलयालम फिल्म थी। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ? तो ये तो सभी को पता है, कॉमन बात है, गणतंत्र दिवस मनाते हैं हम उस दिन। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 26/1/1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। और क्वेश्चन अगर आए कब बनकर तैयार हुआ था, तो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 30, फिरोजपुर झिरका उपमंडल के तीनों ओर कौन सा प्रदेश है? तो फिरोजपुरा झिरका का जो उपमंडल है उसके तीनों ओर कौन सा प्रदेश है? तो ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है दिल्ली, सी है उत्तर प्रदेश, डी है पंजाब। तो कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है जी। और नूह जिला और भरतपुर जिला की सीमा में है। यह राजस्थान राज्य की सीमा के पास है। कहाँ पर पड़ता है? फिरोजपुर कहाँ पड़ता है? नूह जिला और भरतपुर जिले की, नूह जिला और भरतपुर जिले की सीमा पर पड़ता है। फिरोजपुर कहाँ पड़ता है? नूह जिला और भरतपुर जिले की सीमा पे। और तीनों ओर से कौन सा प्रदेश है इसके तीनों ओर? वो है राजस्थान।
क्वेश्चन नंबर 31, रानिया नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी सिरसा, सी हिसार, डी पंचकुला। तो कहाँ आता है? सिरसा के अंदर पड़ता है। और रानिया का अगर प्राचीन नाम पूछे तो प्राचीन नाम क्या था? वो था राजपुर। क्वेश्चन नंबर 32, एक निश्चित कुट भाषा में LESE का मतलब इज दैट ओके, और SENIDI का मतलब दैट वाज इजी, और नी पीली का मतलब व्हाट इज दिस। तो उस भाषा में ओके के लिए कुट शब्द क्या होगा? तो ये भाषा कुट शब्द से आया है क्वेश्चन, और रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इसको देखें। तो पहले हम लिख लेते हैं सी का क्या मतलब है? इज दैट ओके। और डी का मतलब क्या है? दैट वाज इजी। और ली का मतलब है व्हाट इज दिस। तो हमें किसके लिए निकालना है? हमें निकालना है ओके के लिए, बताना है इनमें से कौन सा कुट शब्द है। इज है, दैट है, ओके है, इजी है। तो इस तरीके से हमें इसमें बताना है। तो ये थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बट इजी है क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखिए। पहले इनमें दोनों में कॉमन देख लेते हैं क्या है। तो इनमें कॉमन है दैट, तो दैट को आप बॉक्स में लगा दें, दैट। और दोनों में इनमें देख लो कौन सा कॉमन है जो दैट के लिए आया होगा। ना तो इजी इसमें है, ना वाज उसमें है, ना ओके है, ना इजी है। तो इनमें कॉमन है दैट। और इनमें से देख लो फिर दोनों के लिए कौन सा आया है। तो इनमें भी दोनों में कॉमन कौन सा है, इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं SE जो दिया हुआ है। तो ये हो गया किसके लिए? दैट के लिए। और भी कुछ कॉमन है, और एक आपको इज दिख रहा है, इसको ट्रायंगल में ले लेते हैं इज, और इज यहाँ भी है। तो इसमें दोनों में कौन सा कॉमन है? यहाँ भी ली है और यहाँ भी ली है। तो इसको ट्रायंगल में लगा दो आप। बस इसमें आपको कॉमन्स के लिए देखना है दोनों में कॉमन्स कौन सा है, और कौन से में इस साइड भी कौन सा कॉमन है, इस साइड भी कौन सा कॉमन है उसको उस वर्ड के लिए। तो अब देखते हैं हम ओके। अब इसमें इज और दैट के लिए हमें पता लग गया, ली और सी तो इज और दैट के लिए है। और ओके के लिए क्या बचा? BO। इसको हम सर्कल में ले लेते हैं। तो ओके के लिए क्या है? BO। दोनों तो चले गए। ली किसके लिए हो गया था? ली इज के लिए, यहाँ भी ली है तो इज के लिए। और दैट के लिए यहाँ पर क्या है? SE, यहाँ भी SE है। तो बचा कौन? यहाँ से दो तो पता लग गए, और तीसरा हमारे पास वही पूछता है, दो इस क्वेश्चन में ही होते हैं, एक आपको बताना होता है। तो वो देखना है बचा हुआ कौन सा। तो ओके के लिए क्या होगा? BO। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, यदि 1 से 50 संख्याओं में से 50 से विभाजित होने वाली संख्याएं और ऐसी संख्याएं जिनमें 5 का अंक है वो निकाली जाती हैं तो कितनी संख्याएं शेष होती हैं? तो हमारे पास 1 से 50 तक की संख्याएं हैं, ठीक है जी। तो टोटल कितनी संख्याएं होंगी? 50। और उनमें से क्या करना है? 5 से विभाजित होने वाली और जिनमें 5 का अंक है, यानी एक अंक 5 का हो, इकाई दहाई का कोई भी, और 5 से विभाजित हो, तो ऐसी दोनों ही संख्याएं निकाल दी जाती हैं। तो पहले तो लिख लेते हैं 5 से विभाजित होने वाली। 5 से विभाजित होने वाली कौन सी है? तो 5 से विभाजित है 5 ही होगी। ये तो पूरा उसका एक पार्डा लिखना पड़ेगा। 10, 15, 20 और 25 और 30, 35, 40, 45, 50। तो कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 संख्याएं होगी। और दूसरी क्या बात दी हुई है? 5 का अंक भी हो, तो 5 का अंक भी इसी में मिलेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो वो तो इसी के अंदर आ गई, टोटली होगी ना। ये 5 के अंक वाली भी है और 5 से विभाजित होने वाली सारी ही है, तो इन्हीं में है। तो वो संख्याएं टोटल 10 ही है, 5 से विभाजित होने वाले भी और 5 का अंक भी इन्हीं में है। तो अब बची कितनी? ये निकाल दी गई है। 50 में से 10 निकाल दी, तो ऑप्शन 40 वाला कौन सा है? बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से साडी अरबी की फसल कौन सी है?
तो ऑप्शन डी है गेहूं, चना, सरसों या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि गेहूं, चना और सरसों तीनों ही क्या है, रबी की फसल है। और भारत देश में हरियाणा का गेहूं का उत्पादन कितना होता है? हरियाणा में गेहूं का उत्पादन कितना होता है? वो होता है जी 12% होता है। और कौन सा स्थान है हरियाणा का? हरियाणा का कौन सा स्थान है? वो है जी तीसरा स्थान। पूरे भारत में हरियाणा का तीसरा स्थान है। और उत्तर प्रदेश का, अगर ये क्वेश्चन आए तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान होगा? उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान होगा। और दूसरा स्थान पंजाब का। दूसरा स्थान किसका होगा? पंजाब का होगा। और हरियाणा में बात करें तो सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ होती है? तो सबसे ज़्यादा गेहूं होती है सिरसा के अंदर। सिरसा जो जिला है वो सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक है हरियाणा का। तो रबी की फसल गेहूं, चना और सरसों। क्वेश्चन नंबर 35, लापता पद का पता लगाइए। लापता पद कौन सा है? तो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी हमें ABCD वाले से करना है। तो देख लेते हैं क्या है। E, L, F, A ये पहला, इनको लिख लेते हैं। G, L, H, A दूसरा, I, L, J, A ये हमें बताना है यहाँ क्या आएगा। और एक दिया है हमें M, L, N, A। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो दो चीज़ें आपको कॉमन दिखती हैं। एक तो L सभी में है, तो ये तो हमें छिड़ने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हमें पता लग गया एक तो L होगा ही। और एक जो लास्ट फोर्थ वाला लेटर है वो कौन सा है? A। तो यहाँ भी A, यहाँ भी A, तो यहाँ भी A होगा। हमें क्या निकालना है? एक तो फर्स्ट और एक थर्ड बताना है। तो देख लेते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें, E से G के बीच में देख लो क्या डिफरेंस है। तो आई थिंक +1 का डिफरेंस है। E का क्या होगा? E, F, G, ठीक है जी। और F से ये भी देख लो कितना डिफरेंस है, ये तो सेम ही है ना दोनों, L, L, A, A। तो F का क्या होगा? F का भी 1 का प्लस है, F, G, H। तो यहाँ से ऐसे ही अगला देख लो, G से H, I +1 का, और H से J का H, I, ये भी +1 का। तो ऐसे ही अगला देख लो, I का क्या होगा? यहाँ निकालना हमें। I का क्या होगा? I, J, K, यानी K आएगा। और इसका भी एक +1 कर दो। यहाँ जो तीसरा लिखना है हमें, यहाँ भी +1 होगा, यहाँ भी +1 होगा। तो J, K, L, यहाँ क्या आएगा? L। तो ऐसे ही अगला भी यही है, देख लो आगे चलता है कि नहीं। K, L, M, तो ये भी +1 है। और यहाँ से भी L से L, M, N, तो यहाँ भी सही है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर, KLLA आएगा। ठीक है जी। तो क्या था इनमें? सभी में +1 और 2 सेम दिए थे। थर्ड और सेकंड और फोर्थ पोजीशन वाले दोनों सेम थे, और इनमें पहले और तीसरे वाले में +1 का आगे बढ़ाकर लिखना था। ठीक है जी। तो ऐसे ABCD से होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 क्या आता है? फंडामेंटल शब्द के अक्षरों से निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? ठीक है जी। यानी फंडामेंटल के ये अल्फाबेटिकल जो वर्ड दिए हुए हैं, इनका यूज कर आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है वो बताना है। तो डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल में हमें I दिखाई दे रहा है, क्या I फंडामेंटल में आता है? नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता। NOSE, यहाँ पर हमें S दिखाई दे रहा है, क्या S ऊपर वाले में है? तो नहीं है, ये भी गलत होगा। और नीचे वाले में भी S है, तो ये भी ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन D, C देखते हैं। T है, बिल्कुल है जी, ये रहा T। A है जी। M है, हाँ जी M भी है। और E है, तो सारे वर्ड होने चाहिए। तो ऑप्शन C क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, छलकड़े किस अंग में धारण करने वाला आभूषण है? तो ये छलकड़े कहाँ पहने जाते हैं जी? छलकड़े पहने जाते हैं, हाथ का आभूषण है छलकड़े। ठीक है जी। तो ऑप्शन C क्या हो जाएगा? छलकड़े पहने जाते हैं जी। छलकड़े यानी कड़े ही बोलते हैं उनको, हाथ के अंदर पहना जाता है। और छलकड़े कौन पहनती है? नारियों का पहनने वाला आभूषण होता है। और पैरों में पहनने वाले आभूषण का नाम पंजा या पगपान या पाजेब या पायल है। और कमर में पहनने वाले जंजीर को कडोर
करधनी या तागड़ी कहते हैं, और गले में पहनने वाले आभूषण को कंठी, हंसली, झालर या मंगलसूत्र कहते हैं। तो छलकड़े कहाँ पहने जाते हैं जी? हाथ में। तो इनमें से क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा के अंदर ऐसे जो आभूषणों के बारे में हम पढ़ना चाहिए कि कौन कौन सा कहाँ पहना जाता है, तो एक क्वेश्चन बन जाता है। अभी भी रिसेंट एक पेपर हुआ था ग्राम शिव का, तो उसमें भी देखने को मिला था ऐसा पहनावे के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो ऐसे क्वेश्चन हमें कर लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, विषम को पहचानिए। विषम को पहचानिए, ऑप्शन दिए हुए हैं कीवी, गरुड़, एमू, पेंगुइन। तो देखें ये सभी है तो सारे के सारे पक्षी ही, तो अलग क्या है? तो अलग है इनमें गरुड़, क्योंकि जो कीवी है, एमू है, पेंगुइन है, ये क्या है तो ये बर्ड पर उड़ नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? उड़ नहीं सकते। इनका वेट और ऐसी शेप होती है शरीर की जिसके कारण ये उड़ नहीं पाते। पर गरुड़ क्या है तो ये भी बर्ड पर ये क्या कर सकता है? उड़ सकता है। तो गरुड़ क्या होगा? इनमें विषम है, बाकी ये तीनों एक जैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 40, बाकी तीन के समूह से संबंध नहीं रखने वाला कौन है? तो वही अलग बताना है। तो कैसे पता लगेगा? ऑप्शन दिए हुए 36, 64, 48, 81। तो इनका आंसर होगा, अगर हम देखें 36 क्या है? 6 का स्क्वायर है। 64 किसका है? 8 का स्क्वायर। 81 किसका है? 9 का स्क्वायर। तो 48 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। क्या नहीं है? किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ये क्या है? इनसे अलग है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर सी। नेक्स्ट है 41, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई करने वाली नहर है वो है जी इंदिरा गांधी कैनाल। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी कैनाल सबसे है। और ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है फिरोजपुर से। और कहाँ से होकर जाती है? ये राजस्थान के थार के मरुस्थल में सिंचाई सुविधा प्रदान करती हुई वहीं समाप्त हो जाती है। तो कहाँ जाती है? फिरोजपुर से राजस्थान। कहाँ खत्म होती है? राजस्थान के मरुस्थल के अंदर, वहाँ सिंचाई करते हुए वहीं समाप्त हो जाती है। तो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी कैनाल। क्वेश्चन नंबर 42, हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती हैं, तो वो है जी ऑप्शन नंबर डी रोहतक। रोहतक एक मात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं किसी अन्य प्रदेश को नहीं लगती हैं। और अगर बात करें जींद और कैथल की, तो जींद और कैथल की सीमाएं पंजाब राज्य को लगती हैं। ठीक है जी। और सोनीपत की किसको लगती है? उत्तर प्रदेश को। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, रोहतक की नहीं लगती किसी भी प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 43, वार एंड पीस किताब किसने लिखी है? तो वार एंड पीस किताब लिखी है जी लियो टॉल्स्टॉय ने। ये क्या है? एक रशियन राइटर है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसने की? तो वर्तमान जो अभी हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तो उसकी रचना की थी पिंगाली वेंकैया ने। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, पिंगाली वेंकैया ने। और अगर बात करें जो अभी हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इससे पहले इसमें दो ही रंग होते थे। ठीक है जी। एक इसमें कौन सा रंग होता था? लाल रंग हिंदुओं के लिए, जो लाल रंग होता था वो तो होता था हिंदुओं के लिए। और एक हरा रंग होता था। दो ही रंग थे। एक हरा रंग था वो मुसलमानों के लिए था। और फिर उसके बाद इसके अंदर चेंज किया गया, 3 रंग किए गए। और अन्य धर्मों के लिए क्या किया गया? इसमें सफेद रंग को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 45, नार्वे देश की राजधानी है। तो नार्वे देश की कौन सी राजधानी है? नार्वे देश की राजधानी है जी ओस्लो। क्या नाम है? ओस्लो। और नार्वे जो देश है उसकी भाषा कौन सी अगर बात करें तो उसकी भाषा है नॉर्वेजियन उसकी भाषा है। क्वेश्चन नंबर 46, यदि
गुना का मतलब प्लस है और माइनस का मतलब गुना है और भाग का मतलब माइनस है और प्लस का मतलब भाग है। तो ये जो दिया हुआ है इसको सोल्व कर कर क्या आएगा, तो पहले देख लेते हैं प्लस का मतलब क्या है। ये रहा प्लस का मतलब है जी भाग, तो यहाँ प्लस की जगह लगा देते हैं भाग और भाग की जगह क्या है जी, भाग का मतलब है माइनस और माइनस का क्या मतलब है जी, माइनस का मतलब है जी गुना और गुना का क्या मतलब है जी प्लस। तो क्या इक्वेशन बन गई अब हमारे पास नई, 12/6 माइनस 3, ठीक है जी, और गुना में 2 और प्लस में 8। तो ये हमारे पास नई क्या बन गई है, इक्वेशन बन गई है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले भाग वाला करते हैं, 12 से भाग करेंगे 6 को, 6 से भाग करेंगे 12 को, माइनस हो जाएगा 3 गुना 2 प्लस 8। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 माइनस क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 8, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, 6 में से 2 जाएंगे, 6 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस के 4 प्लस 1 और फिर 8 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 4। तो 4 आंसर होगा 4। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं, p माइनस क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा और माइनस कर दे इसमें से p 4p क्यू। तो इसको खोलें, यही आएगा, अगर आप खोल के देख लेना इसको। तो ये इक्वेशन बन गई क्योंकि ये हमारे पास है। तो p प्लस क्यू कितना है हमारे पास, ये 9 है, तो 9 का हमारे पास स्क्वायर और 4p क्यू की भी वैल्यू हमारे पास कितनी है वो 20। तो क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 और ये 80 हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 81 में से 80 तो क्या बचेगा 1। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको समझने के लिए आप इसको खोल कर देख सकते हैं। चलो मैं खोल के दिखा देता हूँ क्या होगा, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू, ये इसका होता है फॉर्मूला। और इसका करके देखते हैं, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू माइनस 4q, क्या ये बचता है देखना। हाँ जी, अगर 2p क्यू में से माइनस 4p क्यू में से 2p क्यू जाएंगे, ये माइनस वाला निशान है, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस 2p क्यू। अगर इसको सोल्व करेंगे तो यही इक्वेशन बन जाती है। तो इस तरीके से आप ये अपने इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, किस उत्सव को बासोड़ा भी कहा जाता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, सीली सातम को कहा जाता है। और जैसे होली जो त्यौहार होता है उसके बाद आने वाली सप्तमी या अष्टमी को हम इस त्यौहार को मनाते हैं। तो यानी होली त्यौहार के बाद आने वाले सप्तमी अष्टमी वाले त्यौहार का नाम क्या है, बासोड़ा है जी। क्वेश्चन नंबर 49 मैथ से है क्वेश्चन, 24 सेंटीमीटर की एक रस्सी वृत्त के केंद्र बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या पता कीजिए। तो मान लेते हैं, माना 24 सेंटीमीटर जो है रस्सी है, जो 24 सेंटीमीटर की, वह क्या है, एक वृत्त की जीवा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं ये वृत्त है, ठीक है जी, ये इसका सेंटर है O, ठीक है जी, और यहाँ से वो कितनी दूरी पर है, ये है वो रस्सी, ठीक है जी, जो कि कितनी है 24 सेंटीमीटर टोटल है। तो डिवाइड करेंगे तो ये 12 सेंटीमीटर की भी बीचों बीच काट रहा है, ये केंद्र 5 सेंटीमीटर, ये O से A जो बिंदु दिया हुआ है वो है 5 सेंटीमीटर, यानी ये जो रस्सी है वृत्त के केंद्र से कितनी दूर है 5 सेंटीमीटर है। तो इधर वाला 12 सेंटीमीटर ये हो गया, 24 का हाफ करेंगे तो 12 इधर बीच से काट रहा है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाती है। हमें क्या पूछा गया है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो यहाँ से मतलब हमें इस जो ये मान लेते हैं A है, एक पॉइंट B है, तो हमें क्या निकालना है, A और OA की जो आएगी वो हमें पता करना है क्या होगी लेंथ। तो हमारे पास ये ट्रायंगल बन जाती है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कौन सी ट्रायंगल बन गई है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है OAC। तो इस ट्रायंगल के अंदर हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होगा, OA का स्क्वायर यानी OA का स्क्वायर क्या होगा, ये वही मैथ का फॉर्मूला होता है कि अगर हमें कर्ण निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस और
बेस के यानी आधार के स्क्वायर के इक्वल होता है। दोनों का जोड़ करते हैं तो कर्ण आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये तो आधार है, ये लंब है यानी परपेंडिकुलर, तो इनका स्क्वायर कर देंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ओ स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर हो जाएगा। तो ओ ए का स्क्वायर हमारे पास निकालना है, तो ओ ए का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर, और इसका कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, 5 का करेंगे तो 25, जोड़ने के बाद आएगा 169। 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का। तो यानी यहाँ लिख देते हैं ओ ए का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 13 के। तो ओ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ओ ए की वैल्यू हो जाएगी, ओ ए की वैल्यू आएगी 13 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 56, पंथ को मानने वाले व्यक्तियों की सबसे अधिक संख्या किस जिले में है। ऑप्शन है करनाल, मेवात, सिरसा, रोहतक। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सबसे ज़्यादा सिख कहाँ रहते हैं, हमारे सिरसा जिले के अंदर रहते हैं। और कितने प्रतिशत हैं, ये रहते हैं पूरे हरियाणा का 26.4% कहाँ रहते हैं, सिरसा के अधिक। अगर बात करें मुस्लिम वाले, ये क्वेश्चन में आ जाए, पेपर में आ जाए ये क्वेश्चन, मुस्लिम बताओ, तो मुस्लिम कहाँ रहते हैं सबसे ज़्यादा, वो रहेंगे मेवात में। और ईसाई वाला अगर बात करें, ईसाई कहाँ रहते हैं सबसे ज़्यादा हरियाणा में, कौन से ज़िले में रहते हैं, तो ईसाई वाला ज़िला हो जाएगा जी फरीदाबाद। कौन सा ज़िला हो जाएगा, फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर 51, समुद्र तल से अचानक गति शक्ति के कारण होने वाली विशाल समुद्री लहरों को क्या कहते हैं। ऑप्शन है सुनामी, 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 सुनामी। तो ये जो दिए हुए हैं तो सभी सुनामी, पर जो सही करेक्ट स्पेलिंग है वो है सुनामी की, TSUNAMI। तो उसको सुनामी कहते हैं। ठीक है, जब ज्वार भाटा आता है तो समुद्र का पानी और चांद के बीच में आकर्षण पैदा होता है, जिसके कारण ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 52, एक प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक हैं, तो ओडिसी नर्तक हैं प्रसिद्ध इनमें से, वो है जी सोनाल मानसिंह। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से हरियाणा से केंद्र सरकार में कौन मंत्री नहीं है। तो जब 2016 में ये क्वेश्चन आया तो नया मंत्रिमंडल बन गया है 2019, उसकी भी वीडियो हमने डाली हुई है इस चैनल पर, तो देख लें। तो उस समय की बात कर रहे हैं, तो उस समय कौन नहीं थे केंद्र सरकार में मंत्री, तो वो थे जी कंवरपाल गुर्जर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, कंवरपाल गुर्जर। क्वेश्चन नंबर 54, रबी और खरीफ के अतिरिक्त भारत की तीसरी फसल ऋतु कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए जायद, जिसको बोलते हैं जायद बोलते हैं। ठीक है, और इसके लिए कौन सी कैसी वातावरण की जरूरत पड़ती है, जायद कब कौन से वातावरण में होती है, जायद होती है जी गर्म हवा, गर्म हवा चले तब। ठीक है, और धूप की जरूरत होती है, इनको धूप की जरूरत होती है। ठीक है, कौन सी ऐसी फसलें हैं, ये हैं करेला, ठीक है जी, ककड़ी, तरबूज, इस टाइप की जो फसलें हैं तो वो क्या हैं, जैसे खरबूजा। तो ये तो कौन सी हैं, ये भी आ जाता है कि ये नाम देकर पूछ ले तो पूछे ये कौन सी ऋतु की फसल है, तो ये भी आप कर सकते हैं, करेला, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा जायद की फसलें हैं। और अगर बात करें खरीफ, खरीफ में कौन सी फसल आती है, ये भी पेपर में आ सकता है। खरीफ में कौन सी आ सकती हैं, खरीफ में आती है जी धान, ज्वार। कौन सी आती है, धान, ज्वार, ठीक है जी, बाजरा। ये कौन सी, इनको कैसा वायुमंडल चाहिए, कैसे वातावरण होना चाहिए, जब ज़्यादा वर्षा होती है, ज़्यादा वर्षा वाली फसल है जी। ठीक है, अधिक पानी की जरूरत होती है इनको। और रबी की एक तीसरी जो पूछी है, रबी की भी पूछ सकता है, तो रबी की कौन सी फसल है, तो रबी की जैसे चना, सरसों, टमाटर, इनको पानी की ज़्यादा जरूरत नहीं होती, ये कम पानी वाली फसलें हैं और इनको ठंडे मौसम की भी ज़रूरत होती है, ये ठंडे मौसम में होती है। ठीक है जी, तो ये तीनों भी आप कर लेंगे, जायद, खरीफ, रबी की कौन कौन सी फसलें हैं और उनको कैसा वातावरण चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो ये पूछा जा सकता है, तो इस तरीके से भी आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, ए ओ हम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी जी ऑप्शन नंबर बी 1885 को। कब हुई थी? 28 दिसंबर, अगर डेट की बात करें 28 दिसंबर 2000 कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी। कहाँ हुई थी? बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 56, LMNO भाई है, LO से काला है, N उन सब में गोरा है, MO से गोरा है, तो उनमें सबसे काला कौन है? तो जो L है वो क्या है? पहली जो बात दी हुई है वो L जो है वो O से काला है। दूसरी बात दी हुई है, ये देख लेते हैं, MO से गोरा है। ठीक है, MO से गोरा है, तो O क्या है? M से काला है। और N सब में गोरा है, तो L M और कौन है? L M O, वो सभी काले हैं। किससे? क्योंकि N सबसे ज़्यादा गोरा है। तो सबसे ज़्यादा काला कौन हुआ इनमें? तो सबसे ज़्यादा काला है L, फिर है O, क्योंकि L से गोरा कौन है? O, यहाँ दिया हुआ ना, L O से काला है, तो O L से गोरा हुआ। और O M से, M क्या है? O से गोरा है, तो O से कम, M से कम काला कौन हुआ? तो O। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं M और फिर आएगा N। तो सबसे ज़्यादा काला कौन हुआ? वो है L। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, यदि कुट में इंदुस को ये लिखते हैं, टेनिस को ये, और स्टूडेंट को कैसे लिखा जाएगा? तो बस इसको कर लें, ऐसे लिख लें, ENDUS को क्या लिखते हैं? 0 3 8 6 5 लिखते हैं। और टेनिस को क्या लिखते हैं? TNNIS 2 4 3 3 0 5। तो इनके नीचे नंबर दिए हुए हैं, तो स्टूडेंट का पूछा है, स्टूडेंट ये लिख लें। तो S के लिए कितना है? 5 लिख दें, इसके नीचे 5 है। और T के लिए कितना है? 2, यहाँ लिख दें 2। U के लिए कितना है? 6, जिसके नीचे जो नंबर है वो लिखते जाए। D के लिए क्या है? 8। और E के लिए क्या है? यहाँ दिया हुआ 4। N के लिए कितना है? 3। T के लिए कितना है? 2। तो ये नंबर देख ले कौन सा ऑप्शन में है। 5 2 6 8 4 3 2। तो ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 58, पिपलाद ऋषि से संबंधित बोगात तीर्थ किस जिले में है? तो ये है जी महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। तो पिपलाद ऋषि से संबंधित बोगात तीर्थ कहाँ मिलेगा आपको? महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 59, काटो जलाओ कृषि का मतलब क्या है? काटो जलाओ कृषि का मतलब क्या है? ऑप्शन दी हैं, गन्ने की फसल उगाने का तरीका, वन नाशन की प्रक्रिया, सिंचाई रहित कृषि या झूम खेती। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, झूम खेती। इसमें क्या होता है? ये झूम खेती जब करने से पहले क्या करते हैं, जैसे जंगलों में वृक्षों को काट लिया जाता है। ठीक है जी, जंगलों में क्या करते हैं? वृक्ष को काट कर साफ कर लिया जाता है और उसके बाद उनको जला दिया जाता है। ठीक है जी, वृक्षों को, टहनियों को, छोटे मोटे पेड़ पौधों को काट कर साफ कर कर भूमि को फिर उनको जला दिया जाता है। और उसके बाद पुराने उपकरणों द्वारा क्या की जाती है? पुराने उपकरणों द्वारा खेती की जाती है। ट्रेडिशनल खेती है ये झूम। फिर उसके बाद जुताई कर बीज बो दिया जाता है, उस खेती को झूमू खेती कहते हैं। इसको काटो जलाओ कृषि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, 25 सितंबर को गुरुवार है तो उसी वर्ष में 25 अक्टूबर का दिन बताना है। तो 25 सितंबर को गुरुवार है और 25 अक्टूबर का दिन आपको बताना है। तो दिया है 25 सितंबर, सिंपल है क्वेश्चन। सितंबर को क्या है? गुरुवार। ठीक है जी, और आपको 25 अक्टूबर का पूछा है। तो अक्टूबर तक जाने में कितने दिन बीत गए? तारीख सेम है तो 30 दिन बाद होगा 25 अक्टूबर। तो 25 दिन 30 दिन में कितने हफ्ते आए वो देख लो, 7 से भाग कर लो। 7 चौक 28 पूरा नहीं जाएगा तो दिन बचेंगे 2 शेष रह जाएंगे।
तो 4 हफ्ते बीत गए, तो 4 हफ्ते दिन बाद क्या होगा, वो तो गुरुवार ही होगा। और प्लस में 2 दिन बचे हुए हैं, तो 2 दिन आगे चले जाओ, गुरुवार के बाद क्या आएगा, शुक्र, और एक आएगा शनि, तो यानी 2 दिन बाद क्या होगा, शनिवार होगा जी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का। क्वेश्चन नंबर 61, डेरा सच्चा सौदा आश्रम किस जिले में है? तो डेरा सच्चा सौदा आश्रम जो है जी वो कहाँ पर होगा, सभी जानते हैं कहाँ होगा जी, सिरसा के अंदर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी। जो इसके पहले संस्था यानी जो इसके संस्थापक रहे हैं, जो इसके संस्थापक थे वो संत शाह मस्ताना जी थे। ठीक है जी। और अब जो इसके वर्तमान में जो गुरु हैं वो हैं गुरुमित राम रही, वर्तमान में थे। ठीक है जी। और संत शाह मस्ताना जी इसके संस्थापक थे जो सिरसा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 62, कॉफी का उत्पादन नहीं करने वाला भारतीय राज्य है? तो इनमें से कौन सा है? तमिलनाडु में होती है जी, केरल में होती है, कर्नाटक में होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश कॉफी का उत्पादन नहीं करता। ठीक है जी। कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? ये होता है जी दक्षिण भारत की दक्षिण जो पहाड़ी इलाका है, दक्षिण भारत का जो क्या है पहाड़ी इलाका है, वहां पर क्या होता है, कॉफी का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 63, एक्स का मूल्य क्या है? तो क्या दिया हुआ आपको 3, 6, 10, ये 3 और 6 अलग अलग हैं, 10, 15, x, 28। तो x निकालना है, तो कैसे करेंगे? अगर देखें इसमें 3 में 3 जोड़ें तो ये 6 आ जाता है, यानी सेकंड वाला आ जाता है। अगर 6 में एक बढ़ाकर जोड़ दें, 6 में 4 जोड़ें तो ये 10 आ जाता है। 10 में अब 4 जोड़े तो 5 जोड़ेंगे तो 15 आ जाता है, और 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 आ जाता है, और 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28। तो इस तरीके से सीरीज चली हुई है, एक एक बढ़ाकर आपको जोड़ते चलना है। तो ये ऑप्शन x की वैल्यू क्या आएगी, 21। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने 2 हैं जिनके तुरंत पहले 3 नहीं है लेकिन तुरंत बाद 4 है? 2 कंडीशन दी हुई है, 3 पहले 3 ना होना चाहिए। ठीक है, पहले तो आप 2 देख लो कौन कौन से हैं, 2, 2, 2, 2, 2। ठीक है जी, 2, 2, 2, 2। तो ऐसे ही आपने 2 देख ली। अब कंडीशंस क्या है, 3 नहीं होना चाहिए लेकिन तुरंत बाद में 4 होना चाहिए। तो 3 नहीं होने वाला एक तो ये है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, और एक ये भी है, ये भी नहीं होगा, और एक ये है तो ये भी नहीं होगा, और एक ये है तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा इनमें से? एक बाद में 4 है, तो बच गया कौन सा? एक तो ये बच गया जिसके बाद में 4 है। ठीक है जी। और एक कौन सा बच गया? एक बच गया यहाँ पर, क्योंकि इसके आगे 3 नहीं है, एक ये है। तो एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो टोटल कितने ऐसे 2 हैं? 2 हैं जी, 2 भी 2 हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 64 का ए। क्वेश्चन नंबर 65, 8 मार्च 2016 को राष्ट्रपति महोदय ने हरियाणा सरकार को किस उपलब्धि के लिए पुरस्कृत किया था? तो वो किया था जी लिंग सुधार, जो लिंग अनुपात में सुधार किया था, तो उसकी उपलब्धि के लिए 8 मार्च 2016 को राष्ट्रपति ने पुरस्कृत किया हरियाणा सरकार को। क्वेश्चन नंबर 66, ABC 3 व्यापारी हैं जी, उन्होंने 75,000, 90,000 और 1,05,000 रुपये में निवेश किए हैं। यदि साल के अंत में B अपने मुनाफे के हिस्से में से 12,000 पाता है, ठीक है, मुनाफा हुआ साल के अंत में, तो साल का कुल मुनाफा कितना था? तो तीनों का मुनाफा बताना आपको जोड़कर कितना हुआ था, जिसमें B का 12,000 है, तो A का कितना है? A अनुपात B अनुपात, तीनों अनुपात में लिख लेते हैं। A ने लगाए थे 75,000 रुपये, ठीक है, B ने लगाए थे 90,000 रुपये, और इन्हें लगाए थे 1,05,000 रुपये C ने। ठीक है जी। अनुपात इनको काटो आप, काटने के बाद आएगा 5, 6 और 7। ठीक है जी, सॉरी 7। तो 5, 6 और 7 अनुपात में इन्होंने पैसे लगाए थे। तो टोटल कितना हो गया? 5, 6, 7 को आप जोड़ें, 11 और 7 18 हो जाएंगे। ठीक है जी। तो अब हम पहले, हमें दिया क्या हुआ है? B का मुनाफा दिया हुआ है, तो B का मुनाफा
ठीक है जी। तो कितना लगाया था बी ने, बी का हिस्सा था 6 और टोटल कितना है 18, गुना में कर दो कुल मुनाफा, ठीक है जी। बी का मुनाफा क्या होगा 6/18 यानी 6 उसका हिस्सा, 18 कुल, और कुल मुनाफा हमें निकालना क्या है, कुल मुनाफा ये तो नहीं है। बी का मुनाफा है अपने पास, हाँ जी 12,000 रुपये दिए हुए हैं, तो यहाँ 12,000 रुपये रख दो, 6 × 18 और ये आ जाएगा कुल मुनाफा। ये उधर ले जाओ इसको, तो कुल मुनाफा किसके इक्वल हो जाएगा, कुल मुनाफा किसके इक्वल हो जाएगा वो निकाल देंगे। तो 12,000 तो वह एज इट इज, और ये 18 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। तो 6 दूनी 12, यहाँ बच के 2,000, 18 दूनी 36, तो उनको 36,000 रुपये का मुनाफा हुआ कुल, जिसमें से बी को हिस्सा मिला 12,000। तो 36,000 ऑप्शन है, हाँ जी बी, क्वेश्चन नंबर 63 का बी आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 67, भैंस की औसत गर्भावधि है, तो भैंस की औसत गर्भावधि होती है जी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 310 दिन होती है जी, ठीक है। और ये तो होगी भैंस की। अगर गाय की बात करें तो गाय की होती है 280 दिन, ठीक है जी। अगर बात करें ऊंट की तो ऊंट की होती है जी 400 दिन, ये भी पूछे जा सकते हैं। और अगर बात करें भेड़ बकरी की तो भेड़ बकरी की होती है जी, भेड़ बकरी की होती है 151 दिन। ये गर्भावधि की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। कई बार एज भी पूछ लेता है, ठीक है जी। तो बंदर की होती है 150 से 170 दिन होती है, ठीक है। तो ये भी याद कर लेंगे इस तरीके से भी। गाय की भी इससे एक पेपर किया था जिसमें पूछा था गाय की एज क्या होती है, तो वो एज पूछा था, तो औसत एज बतानी थी, तो वो वहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, एज पे भी आ जाते हैं, गर्भावधि पे भी आ जाते हैं, तो ये कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है यदि log 3 की वैल्यू ये है तो log 27 की वैल्यू बतानी है। तो log 27 की वैल्यू कैसे निकालें, ठीक है जी। पहले तो इस log 27 को लिख लेते हैं। log 27 को अगर हम लिखें क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, हाँ जी होता है, 3 × 3 = 27। और log m की पावर अगर n हो तो इसका फॉर्मूला होता है n आगे आ जाता है, तो log m लिख लेते हैं, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये ऐसा बन गया ना, तो इसको 3 को आगे ले आओ, log 3 हो जाएगा आपके पास। तो log 3 की वैल्यू अपने पास है, वो क्या है 0, ये गुना कर लो यहाँ 0.4771, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 21 का 1, 2 हासिल, 3 × 7 = 21, ठीक है। और 2 के पहले 23, और अभी 2 चले गए, 3 × 4 = 12 और 2 = 14, तो ये 1.4313 आंसर होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध सांगी नहीं है, प्रसिद्ध सांगी नहीं है। तो पंडित लक्ष्मीचंद को सभी जानते हैं, हरियाणा के प्रसिद्ध सांगी रहे हैं, ठीक है जी। और कौन है, बाजे भगत भी हैं, पंडित मांगे राम भी हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध सांगी नहीं है, वो है तुलसीदास शर्मा। और ये क्या है, तुलसीदास शर्मा जी क्या हैं, ये एक कवि हैं जी, बाकी सभी सांगी हैं, और तुलसीदास शर्मा जी क्या हैं, कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है पानी में रखी गई कोशिका का प्रासरणी यानी ओस्मैटिक विस्तरण मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो जो पानी में रखी गई कोशिका है उसको ओस्मैटिक विस्तरण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ये ऑप्शंस नंबर सी करेक्ट होगा, प्लास्टिकम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, सेनाध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग का पैतृक गांव किस जिले में है। तो ऑप्शन होगा डी जज्जर में है। और जज्जर में इनका कौन से गांव में जन्म हुआ था, बिसन, बिसन एक गांव है जज्जर में, वहां इनका जन्म हुआ था। और ये जाट समुदाय से है, कौन से समुदाय से है, जाट है। और ये सेना में 1974 से लेकर 2016 तक सेवाकृत रहे, 1974 से लेकर 2016 तक।
क्वेश्चन नंबर 72 कहता है 250 मीटर लंबाई की एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो उस ट्रेन को गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो हमें गति बताना है। तो गति का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। दूरी क्या है, एक ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। ठीक है जी, दिया हुआ हमें किस में है, सेकंड्स में दिया हुआ है, यहाँ मीटर में दिया हुआ, तो ये बदलना पड़ेगा आपको। दूरी पहले ये निकाल लेते हैं। दूरी है वो जितनी लंबाई है उतना ही चलना पड़ेगा खंबे को पार करने के लिए। मान लेते हैं खंबा है 250 मीटर लंबी रेल है, तो ये खंबा पार करने के लिए इसको कम से कम इतना तो चलना पड़ेगा 250 मीटर, तो यही दूरी हो जाएगी। ठीक है, मीटर में है, ये याद रखना। समय कितना दिया हुआ है 12 सेकंड, और सेकंड हमें निकालना किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने बताया था किलोमीटर पिछले उसमें किया हुआ हमने 18/3/2016 वाले पेपर में, पूरा डिटेल से समझाया ऐसा क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन है वहाँ पर। तो क्या करते हैं हम 18/5 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो किस में आ जाएगा ये भी बताया क्यों करते हैं, तो ये शॉर्ट ट्रिक है। अब हर बार तो नहीं बताएंगे, उस पेपर से आप जाकर देख सकते हैं। तो 250/12 और 18/5 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये पहले 5 50, ठीक है जी, और 6 दूनी 12 और 6 × 18, 2 25 पे 25 × 75 किलोमीटर पर आवर में आया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 72 का बी। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है अगर 15/13 भाग 7/39 गुना इतना है, तो इसको सोल्व करना है। बस 15/13 ये भाग दिया हुआ है 7/39 और गुना करना है 112/8। सबसे पहले हम भाग वाले को सोल्व करते हैं, फिर गुना वाले पे जाते हैं। तो 15/13 अगर इसको भाग में लिखें तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे इसको, और गुना में रहेगा 112/8। तो इसको क्या करेंगे, 15/13 ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 39, गुना में करने के लिए, भाग वाले को गुना में करने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, ऊपर वाला जो हर होता है वो ऊपर चला जाता है और अंश नीचे रहता है। तो 13 × 39 और मल्टीप्लाई आपको करना है किससे, 112/8 से मल्टीप्लाई आपको करना है। तो डिवाइड कर लेते हैं 8 को 4 से, 112 को 8 से कर लेते हैं। तो 8 से भाग करेंगे क्या आएगा, तो 8 × 8, ठीक है जी, और बच गए कितने 3, तो 8 × 4 = 32, तो 7 दूनी 14, ठीक है जी, और ये बच गया 3 दूनी 6 और 15 × 6 = 90। तो आंसर होगा आपका सी इज द करेक्ट आंसर, 73 का सी 90। क्वेश्चन नंबर दिया 74 5/6 1/2 3/4 का आपको क्या निकालना है, लघुत्तम समापत्तक निकालना है। तो ऐसा भिन्न वाला क्वेश्चन जब भी आता है तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसका आपको क्या निकालना है, लघुत्तम समापत्तक। ठीक है, इनका ही निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं हम, अंश का तो क्या कर देते हैं, लघुत्तम समापत्तक यानी एलसीएम निकाल लेते हैं, और हर का क्या करेंगे, महत्तम समापत्तक निकालेंगे। ठीक है जी, तो कैसे करेंगे इसको, बस अंश का, अंश कौन से हैं अपने पास, ये हैं, तो 5 6 का 5 1 और 3 का तो क्या निकाल लेंगे, लघुत्तम समापत्तक, और महत्तम समापत्तक निकलेगा हरों का, तो वो क्या है 6 2 4। ठीक है जी, तो लघुत्तम समापत्तक निकाल लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, कैसे निकलेंगे, 5 1 3 का सबको पता है क्या आएगा, ऐसे निकालते हैं ना, 5 1 3, तो ये तो 5 पे ही जाएगा पहले, 1 3 पे जाएगा, तो ये सिंपल निकल जाता है ऐसे ही। तो मल्टीप्लाई करके 15 आएगा, तो ये ऊपर लगा देते हैं 15 जो हमारे पास एलसीएम आया, और कॉमन क्या है 6 का, ये महत्तम समापत्तक निकाल लेते हैं, 6 का टुकड़े करेंगे, 6 के बनेंगे 2 3 6, ठीक है जी, और 2 के तो 2 एकम 2 ही होगा, और 4 के 2 दूनी 4। तो सबसे कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, जो मोस्ट कॉमन होता है वो ही लेते हैं, उसको ही महत्तम समापत्तक कहते हैं। 2 से डिवाइड करना है, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 7.5, यानी ऑप्शन सी दिया हुआ है, तो 15/2
तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये बस फॉर्मूला ध्यान रखना, ऐसे ही हम जब भिन्न में दिया होता है तो इस तरीके से करते हैं, हर्ष का लघुत्तम समापवर्तक, हर का महत्तम समापवर्तक निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है। तो अति प्राचीन नगर कौन सा नहीं है, पंचकुला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे। तो कोहिनूर पत्र के संपादक थे बाल मुकुंद गुप्ता। ठीक है जी, ठीक है। इनका जन्म कब कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था गुड़ियानी गांव में, गुड़ियानी गांव में। ठीक है, और गुड़ियानी गांव कहाँ पड़ता है, रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। इन्होंने क्या किया था, लाहौर से, ठीक है, उर्दू में पत्र निकाला था, लाहौर से उर्दू में पत्र निकाला था जिसका नाम था कोहिनूर। तो ये भी पूछ सकते हैं कि बाल मुकुंद गुप्ता ने लाहौर से उर्दू में कौन सा पत्र प्रकाशित किया था, तो आप वो बता सकते हैं कोहिनूर। क्वेश्चन नंबर 77 मुर्रा किसकी एक किस्म है। हरियाणा में मुर्रा जो भैंसें पाई जाती हैं, तो ये सबको पता है भैंसों की नस्ल है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भैंस की और भी नस्लें हैं, जैसे भैंस की नस्लें हैं सुरती, ये भी पूछा जा सकता है, मेहसाना, जफराबादी, बादावारी, ठीक है, नीली रावी। ये काफी नस्लें हैं भैंसों की, पर मुर्रा हरियाणा में काफी फेमस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 निम्न में से किसके अभाव से रतौंधी जैसी आंखों की बीमारी हो जाती है। तो रतौंधी बीमारी जो हो जाती है वो किस विटामिन की कमी से हो जाती है, विटामिन ए की कमी से हो जाती है। और विटामिन ए का अगर रासायनिक नाम की बात करें तो इसका नाम होता है रेटिनॉल। तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यह शरीर में वृद्धि में सहायता करता है। इसके मुख्य स्रोत क्या होते हैं, गाजर होता है। ठीक है जी, गाजर खाएं, पनीर खाएं, मक्खन खाएं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रतौंधी जैसी बीमारियों में आंखें क्या हो जाती हैं, शुष्क हो जाती हैं। तो विटामिन ए की कमी से होता है। तो ये चीज़ें खाने से आप अपने डेली डाइट में खाएं तो स्वस्थ रहेंगी आंखें। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है समुद्र में ज्वार भाटे का कारण है चंद्र का आकर्षण, सूर्य का आकर्षण, चंद्र और सूर्य दोनों का आकर्षण, चंद्र और सूर्य के आकर्षण के बीच का विशेषक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चंद्र और सूर्य दोनों के आकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। और समुद्र में जब लहरें ऊपर उठती हैं, उठने को तो बोलते हैं ज्वार, और जब गिरती हैं लहरें तो गिरने को बोलते हैं भाटा। तो ये ज्वार भाटा होता है जो चंद्र और सूर्य के दोनों के आकर्षण के कारण आता है। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है हरियाणा में विवाह में पंचायती रुपया किसे दिया जाता है, बड़ी पुत्रवधू को, छोटी बालिका को, सफाई कर्मचारी को, गांव के सम्मानित वृद्ध को। तो ये दिया जाता है जी गांव के सम्मानित वृद्ध को। हरियाणा में पंचायत द्वारा विवाह के समय रुपया दिया जाता है, सम्मानित वृद्ध को दिया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। हाँ जी, नेक्स्ट है 81 रिकेट्स बीमारी किसके अभाव में हो जाती है। ठीक है जी, तो रिकेट्स बीमारी है वो किसके अभाव में हो जाती है, विटामिन डी के कारण हमारे शरीर में रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। और विटामिन डी का अगर रासायनिक नाम की बात करें तो इसका नाम है कैल्सिफेरॉल। क्या नाम है, कैल्सिफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। और ये वसा में विलयन, जो वसा में घुल जाते हैं, विटामिन डी होते हैं वो। और इससे क्या होता है, विटामिन डी से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। और बच्चों में विटामिन डी के कारण रिकेट्स, ये जो रिकेट्स बीमारी होती है बच्चों में देखने को मिलती है। ठीक है, और विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है ये भी पूछा जा सकता है, सूर्य से। अगर आप धूप लगाते हैं शरीर को तो विटामिन डी आपको मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है किसी डॉक्यूमेंट को यूजर द्वारा दिए गए नाम को कहते हैं। जब हम कंप्यूटर में कोई फाइल बनाते हैं या डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसका हम नेम रखते हैं, नाम रखते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, फाइल नेम ही तो रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत से किस अभियान को प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए है सामाजिक समरसता,
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जनजाति जागरण, युवा जागरण, तो कौन से का किया था? ये किया था उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आरंभ किया था। तो उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है जो 2016 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का प्रारंभ किया था पानीपत से। तो क्वेश्चन वैसे भी आ सकता है कहाँ से किया था, तो पानीपत से किया था। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखता है? तो अंतरिक्ष ऊपर जाकर अंतरिक्ष से अगर आप देखेंगे तो आपको आकाश काला दिखाई देगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है विज्ञापन नामपट सजावटी रोशनी में आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है नियोन का। ठीक है जी, जो विज्ञापन के नामपट होते हैं या सजावटी रोशनी में नियोन गैस का यूज किया जाता है। यह एक अक्रिय गैस होती है। ये गैस यौगिक का निर्माण नहीं कर सकती। सजावटी रोशनी में सतरंगी रंग की रोशनी देती है और हीलियम गैस पीली रोशनी देती है। नियोन तो कैसी देती है? सतरंगी। और हीलियम कैसी देती है? पीली देती है हीलियम। क्वेश्चन नंबर 88 इंग्लिश से है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव देयर वर डैश व्यूअर्स देन एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है देन, ये आपको कंपेयर किया गया है, कंपैरेटिव डिग्री आई है यहाँ पर। तो क्या आएगा यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा लेसनर। ठीक है, वहां पर कम व्यूअर थे, जितना उन्होंने एक्सेप्ट किया तो उससे कम आए थे। तो सेकंड ईयर डिग्री होती है लेसर, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर लेक्सिकॉन। लेक्सिकॉन के लिए आपको सिनोनिम बताना है, समानार्थक शब्द बताना है। तो लाइबिलिटी पहले तो लेक्सिकॉन देख लेते हैं। लेक्सिकॉन क्या होता है? तो लेक्सिकॉन होता है जी संपूर्ण शब्द संग्रह। ठीक है जी, शब्द संग्रह कह सकते हैं सिंपल भाषा में, शब्द संग्रह। ठीक है जी, और अब देख लेते हैं इनके क्या मतलब होते हैं। लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी होता है किसी बात के लिए उत्तरदायी होना, ये तो उत्तरदायित्व होता है किसी बात के लिए उत्तरदायित्व होना, किसी बात के लिए होना। और एंथोलॉजी क्या होता है? एंथोलॉजी होता है जी एक बुक। ठीक है जी, यानी जो कि अलग अलग राइटर्स के द्वारा लिखी गई है, बुक होती है। ठीक है, बुक होती है। ठीक है, डिक्शनरी ये भी शब्द संग्रह होता है, आप जानती हैं इसको। और नोवेल एक बुक ही होती है ये भी। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सा मैच कर रहा है? देखो, बुक में भी शब्द संग्रह हो सकता है, पर एंथोलॉजी यानी अलग अलग के द्वारा लिखी होती है बुक, तो वो शब्द संग्रह नहीं है, वो एक स्पेसिफिक बुक है। नोवेल भी एक बुक हो सकती है जो पढ़ते हैं हम, पर डिक्शनरी में शब्द दिए होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कहा गया है? आपको कहा गया है कि इसमें से एरर बताओ। ये सेंटेंस बनाया हुआ है, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन से सही नहीं है ऑप्शन इनमें से। तो क्या दिया हुआ है? सुनील इज ए बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट। वो कहता है कि एट प्रेजेंट हमारी क्लास में सुनील क्या है? एक बेस्ट स्टूडेंट है। तो उसने सबसे बेस्ट कहा है, ठीक है, इन आवर क्लास। तो यहाँ पर इज ए के बाद जैसे सुनील इज ए है, ये गलत है। द बेस्ट का है तो क्या आना चाहिए? द नहीं आना चाहिए, तो सुनील इज द बेस्ट होगा। तो एरर कहाँ पर आ गया? इस ऑप्शन ए में आ गया, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी 89। द ड्राइवर टुगेदर विद कंडक्टर लैंड पैसेंजर्स वर ड्राउंड। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। तो इसमें क्या कौन सा एरर है देखें। इसमें एरर है ऑप्शन, अगर आप सी देखें, ऑप्शन सी देखें, यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखा हुआ है पैसेंजर्स। पैसेंजर्स नहीं होता, ओनली पैसेंजर होता है। ठीक है, क्योंकि पैसेंजर यानी यात्री, यात्री ये प्लूरल एस नहीं लगेगा, पैसेंजर ऑलरेडी प्लूरल है, तो इसमें ये करेक्ट नहीं है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 90, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, द टेंस ऑफ द वर्ब इन द अबव सेंटेंस इज। ठीक है, तो इसका आपको आंसर बताना है 90 का। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, अगर इंग्लिश की आपने ग्रामर पढ़ी है तो एक रूल होता है, पहले तो ये देखो सभी प्रेजेंट में है तो आंसर तो पता ही लग रहा है क्योंकि हैज प्लेइंग बीन प्लेइंग आया है। तो अगर हैज हैव होता है और वर्ब की फर्स्ट फोर्स हैज हैव बीन होता है और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, तो ये टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसका आंसर होगा ऐसा कौन सा है, डी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो 19 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, द थाइफ्रान फास्ट ऑन सीइंग ऑन द पुलिसमैन, द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ वर्ड फास्ट इन द अबव सेंटेंसेस। ये फास्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है, एक एडवर्ब है, प्रेपोजिशंस है या कंजक्शंस हैं। तो क्या होगा, फास्ट क्या है, यहाँ पर एक वर्ब है, ठीक है, फास्ट एक वर्ब है, पर यहाँ पर क्या कर रही है, वर्ब की भी क्या बता रही है, विशेषता। तो ये क्या हो जाएगी, एडवर्ब। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है करेक्ट स्पेल्ड वर्ड इज, डिमर्स दिया हुआ है, डिमर्स की सही स्पेलिंग आपको बतानी है। तो सही स्पेलिंग होती है डिमर्स की DEMURRAGE, तो डिमर्स होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है एंटोनिम्स बताना है नेटिव का। नेटिव क्या होता है, नेटिव देसी होता है जी, ठीक है, जैसे हम सब देसी हैं यानी इंडियन नेटिव हैं, तो ऐसे देसी होता है। तो इसका एंटीनोनिम्स बताना है। देसी का क्या होगा, विदेशी। तो विदेशी कौन सा हो सकता है, तो पहले तो इनकी मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। टर्निस्ड का क्या मतलब होता है, टर्निस्ड का मतलब होता है कलंकित। ये तो नहीं मैच करता, वहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट रहता है ढूंढना, कलंकित पेपर के अंदर। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता ही है, किसी की हम विशेषताएं बताते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद है इंट्रिनिसिक, क्या होता है, इंट्रिनिसिक होता है स्वाभाविक, स्वाभाविक। बस लास्ट बचा है एक्सोटिक, एक्सोटिक का मतलब होता है विदेशी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द एंटीनोनिम्स ऑफ द देसी, विदेशी। क्वेश्चन नंबर 94 से 100 के लिए आपको प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए, इनमें से सही उत्तर चुनकर लिखिए। हाँ जी, शुद्ध शब्द बताए हैं। अध्यापक कैसे लिखते हैं, सबको पता है, बड़े बचपन से जब हिंदी सीखी तब से हम लिख रहे हैं अध्यापक, अध्यापक। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अध्यापक। नेक्स्ट है अखंड का शब्दार्थ, शब्द बताए, शब्दार्थ बताना है। अखंड क्या होता है, जिसके टुकड़े ना हो, अखंड, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है बूढ़ा शब्द भाववाचक संज्ञा रूप है, बूढ़ा का भाव क्या होगा, बूढ़ा का क्या होता है, बुढ़ापा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बुढ़ापा। ये स्पेलिंग मिस्टेक है तो दोनों बुढ़ापा, तो ये सही से लिखा गया है बुढ़ापा। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है साकार का विपरीतार्थक शब्द है, साकार का विपरीतार्थक शब्द है निराकार। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी 98, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, तो कौन सा सही वाक्य है। राम अच्छा लड़का है, राम अच्छी लड़का है। तो राम पहले तो एक मेल है तो उसके साथ अच्छा ही आएगा, अच्छा तो नहीं आएगा, अच्छे नहीं आएगा। राम अकेला है तो अच्छे भी नहीं आएगा। लड़की नहीं है, वो लड़का है, तो राम अच्छा लड़का है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 99, दिन शब्द का विशेषण रूप है, दिन का विशेषण क्या होगा, दिन, दिन नहीं हो सकता, दिन का दिन ही है, तो दिन के नहीं, दिन सा, ये सब सुने ही नहीं है, तो दैनिक इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट है इस पेपर का 100 क्वेश्चन, जहर का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ है। तो जहर का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ होता है चुपचाप अपमान को सहन करना, यानी जब हम चुपचाप अपमान को सहन करते हैं तो उसको बोलते हैं जहर का घूंट पीना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये था जी आपका 28/8/2016 का
जो कि हमने 1 से लेकर 100 तक पूरा सोल्व किया है। अगर आपको ये पेपर जो हमने सोल्व किया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। इस तरीके के आने वाले पेपर्स जो हम सोल्व करके आपके लिए लेके आएंगे ताकि उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस पेपर की अगर आपको PDF चाहिए तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।